प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बीए पार्ट प्रथम भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 1 शीर्षक पर चर्चा होगी। पृथ्वी के आंतरिक भाग की वास्तविक स्थिति तथा उसकी बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन कार्य विद्यार्थियों अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है। यद्यपि पृथ्वी का आंतरिक भाग भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र से बाहर है, तथापि इसका अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि भूगोल के प्रधान विषय पृथ्वी की सतह की रूपरेखा का स्वभाव भूगर्भ के अनुरूप ही निश्चित होता है। अतः पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा, ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। इसके लिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी है, हम उसके 3 प्रकार के साधन हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधन, घनत्व है, दबाव है और तापमान है। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य और तीसरा है प्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान। प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहले हम घनत्व पर बात करेंगे। पृथ्वी की सैलों के घनत्व, दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापक्रम के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार सैलों का बना है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। कहीं कहीं पर यह विद्यार्थियों 1 मील तक भी पाई जाती है। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों रवेदार सेल की एक दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का औसत घनत्व कहीं पर 3 है तो कहीं पर 3.5 है, परंतु समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व देखा जाए तो 5.5 के लगभग है। साधारण तौर पर यह घनत्व जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का माना जाता है वह 11 माना जाता है। तो इस 11 माना जाता है और पृथ्वी का जो औसत घनत्व 5.5 के लगभग है। पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व इस आधार पर सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा जो आंतरिक संरचना के बारे में जो पता लगता है वह है दाब। अब समस्या ये उठती है कि अंतरतम का यह अधिकतम घनत्व किस प्रकार संभव है। यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग में यह घनत्व जहाँ 3.5 है, औसत घनत्व 5.5 है, लेकिन कोर जो अंतरतम भाग उसका घनत्व 11 पाया जाता है। तो यह अधिक घनत्व कोर का किस प्रकार से संभव। प्रारंभ में कल्पना की गई थी कि ऊपर से अंतरतम की ओर जाने पर चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ता जाता है। अतः पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते हुए भार के कारण, बढ़ते हुए दबाव के कारण है, क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के साथ चट्टानों का घनत्व भी बढ़ जाता है। इस तरह यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ स्थित अत्यधिक दाब के कारण है। परंतु आधुनिक प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया है कि प्रत्येक सेल में एक ऐसी सीमा होती है, उसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता, उसका दबाव चाहे कितना भी अधिक क्यों न कर दिया जाए। इस आधार पर विद्यार्थियों कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक दाब के कारण नहीं है तो वह स्वयं धातु का बना है, जिसके पदार्थ स्वयं अधिक घनत्व वाले तथा भारी होंगे। पृथ्वी का अंतरतम निकल तथा लोहे के मिश्रण का बना है। यहाँ यह तथ्य पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित करता है, क्योंकि लोहा तथा निकल प्रधान चुंबकीय पदार्थ हैं। इसके पश्चात हम तापक्रम के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की बाह्य सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप में तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 डिग्री या 3 डिग्री सेंटीग्रेड 3 सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है, परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर यह तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर महाद्वीपीय क्रस्ट के तापमान की वृद्धि दर का परिकल्पन भूताप ग्राफ के आधार पर किया जाता है।
तापमान की सामान्य वृद्धि दर का आकलन किया जाए तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, परंतु ऐसी दशा में पृथ्वी का अधिकांश भाग पिघल गया होता, परंतु ऐसा नहीं है। इससे एक तथ्य सामने उभर कर के आता है कि अधिकतम तापमान अधिकांशतः रेडियो सक्रिय तत्वों पदार्थों के आधार पर है। रेडियो सक्रिय तत्व पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में ही केंद्रित हैं, जिसके द्वारा अत्यधिक ऊष्मा जनित होती है। इससे प्रकट होता है कि तापमान में गहराई के साथ वृद्धि की दर घटती जाती है। इस आधार पे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के जो साक्ष्य उनके आधार पर हम इसकी पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सौरमंडल की जो संरचना है उसमें पृथ्वी की संरचना को भी बतलाया गया है कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसमें मुख्य रूप से विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए उसका मूल रूप ठोस, वायव्य अथवा तरल माना है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहाणु के एकत्रीकरण के कारण से हो। इस आधार पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निस्तृप्त ज्वारीय पदार्थों से हुआ है, तो पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए। लाप्लास महोदय, जिन्होंने वायव्य निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की, पृथ्वी के अंतरतम को तरल मानते हैं। ये यदि हम यह तथ्य मान लिया तो अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम वायव्य अवस्था में होना चाहिए, परंतु यहाँ अनेक मत भ्रम पैदा करते हैं। केवल दो संभावनाएं हो सकती हैं यहाँ, या तो अंतरतम ठोस हो सकता है या तरल। तीसरा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो हमें ज्ञान उपलब्ध करवाता है वह है प्राकृतिक साधन। उनमें सबसे प्रमुख है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग में गर्म तथा तरल लावा का विस्तार हो जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य है जो सदैव तरल अवस्था में रहती है। इसी को मैग्मा भंडार कहा जाता है। विद्यार्थियों, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय तरल मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवस्था में होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देता। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा न कि तरल। ये संभावना है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दरार आदि पड़ने से चट्टानों का दबाव कम हो जाता है, जिससे चट्टान का गलनांक बिंदु गिर जाता है, जिस कारण चट्टान वहां पर वर्तमान अधिक ताप के कारण पिघलकर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है। दूसरा जो साक्ष्य है वो है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। भूकंप विज्ञान एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक भाग की बनावट के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल फोकस कहते हैं, तथा जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहरें कहते हैं। मुख्य रूप से 3 श्रेणी में रखा जाता है इन लहरों को। प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य लहरें, ये वे भूकंपीय लहरें हैं जो ध्वनि की लहरों के समान होती हैं। कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है। ये सबसे अधिक वेगवान लहरें हैं तथा ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होती हैं। दूसरी है आड़ी या गौण लहरें। ये इस प्रकार की होती हैं, जल तरंगों और प्रकाश तरंगों के समान होती है, जिनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। तरल भाग में प्राय लुप्त हो जाती है। लहरें भी अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती हैं। तीसरी है धरातलीय लहरें, जिन्हें एल आकार की लहरें भी कहते हैं।
धरातलीय लहरें प्राय पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है। अत्यधिक प्रभावशाली लहरें हैं। इन लहरों को सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, तथापि इनकी गति सबसे कम होती है, तथापि ये सबसे अधिक भयंकर होती हैं। जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का अंकन किया जाता है सिस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से। सर्वप्रथम लघु, तत्पश्चात मध्यम और अंत में मुख्य लहरें उत्पन्न होती हैं, जो क्रमशः पी, एस और एल लहरों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। इन लहरों की गति और भ्रमणपथ के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया जाता है। एस लहरों का स्वभाव है कि वे तरल भाग से होकर नहीं गुजरती, तथा पी लहरें अत्यधिक दुर्लभ हो जाती हैं। पृथ्वी के कोर में एस लहरों का पूर्णतः अभाव है। इस आधार पर प्रमाणित है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल अवस्था में एक कोर है जो 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर निस्तृत है। इस प्रकार इन लहरों के माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज के इस चर्चा में इतना ही हम बात करेंगे। धन्यवाद।